स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास महा मैराथन क्लास होगी। क्या होगी? महा मैराथन होगी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस करेंगे। हमारे इस चैनल पर डेली जीके जीएस सीरीज चल रहा है, डेली जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और इस आज की आप क्लास आप पूरा देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। ये सारे जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे या एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो बताइए, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है क्या चीज़ से संबंधित है? तो खाद्यान्न से। क्या चीज़ से? खाद्यान्न से। अगला प्रश्न देखेंगे, फुलरीन क्या है? फुलरीन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप, फुलरीन जो है कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है? कार्बन का एक अपर रूप। आगे देखेंगे, जौड़नाशी में प्रयोग किया जाता है। तो बताएं, जौड़नाशी या बुखार होने पर कौन सा दवा लिया जाता है? तो पैरासीटामोल। कौन सा? पैरासीटामोल। आज की यह क्लास वन लाइनर है, इसलिए बहुत सारे हम लोग प्रश्न करेंगे आज। आगे देखेंगे, प्रतिफेन कारक में प्रयोग किया जाता है। तो बताएं, प्रतिफेन कारक में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइडस सिलिकॉन्स। क्या प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइडस सिलिकॉन्स। तो प्रतिफेन कारक में पॉलीएमाइडस सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी उपयोगी है। बताएं, ब्राह्मी किसके लिए उपयोगी है? तो मस्तिष्क के लिए उपयोगी है ब्राह्मी। सदाबहार उपयोगी है। तो बताएं, सदाबहार किसके लिए उपयोगी है? तो मधुमेह दूर करने के लिए, डायबिटीज दूर करने के लिए सदाबहार उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पुदीना उपयोगी है। बताएं, पुदीना उपयोगी है वातहर में। क्या चीज़ में? वातहर में पुदीना उपयोगी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो बताएं, अंगोरा ऊन जो होता है कैसे प्राप्त की जाती है? तो सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। किससे? सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। आगे देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो बताएं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो पुदीना वातहर में उपयोगी होता है, अंगूरा ऊन सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बताएं, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कराईकुड़ी तमिलनाडु में। आगे देखेंगे, सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी स्थित है। तो बताएं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। आगे देखेंगे, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बताएं, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, हम लोगों ने देखा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। वहीं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताएं, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग, रबर क्या है? बताएं, रबर क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। याद रखिएगा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। आगे देखेंगे, श्वेत क्रांति संबंधित है। बताएं, श्वेत क्रांति संबंधित है। क्या से संबंधित है? बताएं, श्वेत क्रांति क्या से संबंधित है? तो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से श्वेत क्रांति संबंधित है। तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, वहीं श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के लिए हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, पीत क्रांति संबंधित है। तो बताएं, पीत या पीला क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। क्या चीज़ से? तिलहन से। आगे देखेंगे, FAO मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएं, FAO मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रोम में। कहाँ? रोम में FAO मुख्यालय स्थित है।
आगे बात करेंगे केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, तो बताएं केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। ठीक है, देख लेंगे फिर से। पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है, FAO रोम में इसका मुख्यालय है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है तभी आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। GK GS का स्पेशल क्लास है, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताएं केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कटक में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे NBRI कहाँ स्थित है? बताएं NBRI कहाँ स्थित है? तो NBRI लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे IISR कहाँ स्थित है? तो बताएं IISR कहाँ स्थित है? तो IISR भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में ही स्थित है। फिर से दोहरा लेंगे हम लोग। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, NBRI लखनऊ में स्थित है, वहीं IISR भी लखनऊ में ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। NPL स्थित है, बताएं NPL कहाँ स्थित है? तो NPL जो है नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, NPL नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। रदरफोर्ड ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो रदरफोर्ड द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, आगे आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। रदरफोर्ड ने एटम बम का आविष्कार किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने क्या चीज़ का आविष्कार किया? तो बताएं अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, GK GS का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये सब, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ये, जो आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत इसका वेटेज रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन GK GS से पूछा जाता है। तो आप लोग ये क्लास पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और याद रखें, ये सारे GK को याद कर ले आप, से आपको बहुत आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सी ज़्यादा मदद मिलेगा। आगे देखेंगे, कार्टराइट ने आविष्कार किया। तो बताएं कार्टराइट ने क्या चीज़ का आविष्कार किया? तो कार्टराइट द्वारा पावरलूम का आविष्कार किया गया। तो ये प्रश्न ये भी हो सकता है, पावरलूम का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, पावरलूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया। आगे बात करेंगे, ECG जांच की जाती है। ECG द्वारा किस चीज़ का जांच किया जाता है? तो ECG द्वारा हृदय, हार्ट का जांच किया जाता है कि हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो याद रखिएगा, ECG द्वारा हृदय की जांच की जाती है। कोडिन क्या है? तो बताएं कोडिन क्या है? तो एक दवा है कोडिन। क्या चीज़ का दवा है? तो बेहोशी की दवा का नाम कोडिन है। तो याद रखिएगा आप लोग, कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया, ECG हृदय की जांच करती है और कोडिन जो है बेहोशी की दवा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किरिचक क्या है? तो बताएं किरिचक क्या है? तो रबर का स्रोत पदार्थ को हम लोग किरिचक कहते हैं। याद रखिएगा, किरिचक रबर का स्रोत पदार्थ है। आगे बढ़ेंगे, एंथ्रेक्स क्या है? तो बताएं एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जो है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो याद रखिएगा, एंथ्रेक्स जो है एक विष है, जो जहर है, जो जैव युद्ध में इसका प्रयोग लाया जाता है, एंथ्रेक्स का। ठीक है, आगे बात करेंगे, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? याद रखिएगा, थैलेसीमिया जो है दोषी जीन के से उत्पन्न रोग है। थैलेसीमिया एक रोग का नाम है जो दोषी जीन से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, सरोगेसी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सरोगेसी क्या है? तो सरोगेसी जो है गर्भ की किराएदारी को हम लोग सरोगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोगेसी जो है गर्भ की किराएदारी को सरोगेसी कहा जाता है। ठीक है, एंटीफ्रीज क्या है? तो बताएं एंटीफ्रीज क्या है? तो एंटीफ्रीज एथिलीन
ग्लाइकॉल है। क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल को हम लोग एंटीफ्रीज है, ठीक है, एंटीफ्रीज एथिलीन ग्लाइकॉल है। आगे बात करेंगे एंटीनोड एजेंट क्या है, तो बताएं एंटीनोड एजेंट क्या है, तो बताएं एंटीनोड एजेंट क्या है। तो एंटीनोड एजेंट जो है टेट्रा एथिल लेड है। क्या है? टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। दोबारा हम लोग बात कर लें, सरोगेसी गर्भ की किराएदारी है, ठीक है, एंटीफ्रीज एथिलीन ग्लाइकॉल है, और एंटीनोड एजेंट जो है टेट्रा एथिल लेड है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता, याद रखिएगा, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है। आगे बात करेंगे, वह जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, तो बताए कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी पूंछ को त्याग सकता है। तो छिपकली, छिपकली जो है, जो घर में रहता है छिपकली, वो अपना पूंछ त्याग सकता है स्वयं से, ठीक है। आगे बात करेंगे, सबसे विशाल जीव कौन है, बताएं सबसे बड़ा, सबसे विशाल जीव कौन है। तो नीली व्हेल सबसे विशाल जीव है। तो ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है उस पक्षी का नाम क्या है, तो कोयल है। क्या है? कोयल। वह जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है उसे हम लोग छिपकली कहते हैं। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। क्या है? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है, तो बताएं सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है। तो बताएं सबसे अधिक तेज तर्रार बुद्धिमान जानवर कौन है, तो चिंपैंजी है। कौन है? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सबसे अधिक तेज तर्रार या बुद्धिमान जानवर कौन है, तो चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी। EEG जांच करती है, बताएं EEG क्या चीज की जांच करती है, तो मस्तिष्क, क्या चीज की? मस्तिष्क की। आगे देखेंगे हम लोग, टेस्टोस्टेरोन क्या है, बताएं टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, बताएं टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है। आगे बात करेंगे, EOG जांच की जाती है, EOG के द्वारा क्या चीज़ की जांच किया जाता है, तो याद रखिएगा EOG के द्वारा आँख का जांच किया जाता है, ECG द्वारा हृदय का जांच किया जाता है, वहीं EGG द्वारा आपका मस्तिष्क का जांच किया जाता है। EOG आँख का जांच करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑडियोग्राम जुड़ा है, तो बताएं ऑडियोग्राम किससे जुड़ा है, तो ऑडियोग्राम कान से जुड़ा है। किससे? कान से। बताएं मायोग्लोबिन क्या है, तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन जो है पेशी कोशिका है। क्या है? पेशी कोशिका है मायोग्लोबिन। आगे बात करेंगे, कर्कट, कर्कट क्या है, कर्कट क्या है, बताएं कर्कट क्या है। कर्कट जो है विकिरण चिकित्सा का नाम है कर्कट। आगे बात करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग में आता है, तो बताएं सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग में आता है, क्या चीज़ के प्रयोग में आता है, तो कृत्रिम हीरा बनाने में सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। क्षुधा तिशय संबंधित है, बताएं क्षुधा तिशय क्या से संबंधित है, तो भक्षण विकार से संबंधित है क्षुधा तिशय, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, कोलेस्ट्रॉल संबंधित है, बताएं कोलेस्ट्रॉल क्या से संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल अंड विकार से संबंधित है। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल अंड विकार से संबंधित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे सबसे पहले आपके पास में हमारे द्वारा कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोगों का डेली जीके जीएस सीरीज चल रहा है, क्लास डेली चल रहा है यूट्यूब पे, आप लोग ज़रूर जुड़ें और इस जीके जीएस का से लाभ उठाएं, अपने एग्जाम की तैयारी को और भी अधिक मजबूत बनाएं, ठीक है। आगे बात करेंगे, कार्बन तंतु प्रयोग में आता है, बताएं कार्बन तंतु
प्रयोग में आता है? तो वायुयान के, क्या चीज़ के? वायुयान के प्रयोग में कार्बन तंतु आता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आता है, बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। आगे देखेंगे एट्रोपिन संबंधित है, तो बताएं एट्रोपिन संबंधित है एल्केलाइड से। एट्रोपिन एल्केलाइड से संबंधित है। ठीक है, एट्रोपिन एल्केलाइड से संबंधित है। आगे बात करेंगे ऊन क्या है? ऊन क्या है? तो एक प्रोटीन है ऊन। ऊन एक प्रोटीन है। ठीक है। आगे बात करेंगे दिवांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो बताएं दिवांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दिवांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिवांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करेंगे अदरक का खाद्य पदार्थ है। अदरक का हम लोग क्या खाते हैं? अदरक का खाद्य भाग है, बताएं अदरक का खाद्य भाग क्या है? प्रकंद। याद रखिएगा अदरक का खाद्य भाग प्रकंद है। क्या है? प्रकंद। आगे बात करेंगे सल्ककंद का उदाहरण है, बताएं सल्ककंद का एक उदाहरण कौन है? सल्ककंद का एक उदाहरण बताएं। तो सल्ककंद का एक उदाहरण लहसुन है। ठीक है। स्तंभ कंद का उदाहरण है, बताएं स्तंभ कंद का उदाहरण कौन है? तो स्तंभ कंद का एक उदाहरण आलू है। क्या है? आलू। बात कर ले अदरक का खाद्य भाग प्रकंद है, सल्क कंद का उदाहरण लहसुन है, स्तंभ कंद का उदाहरण आलू है। आगे देखेंगे कैसीन है। कैसीन क्या है? तो दुग्ध प्रोटीन है। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है। ईस्ट क्या है? तो किण्वन है। ईस्ट किण्वन है। आगे देखेंगे आइकोनोग्राफी क्या है? तो आइकोनोग्राफी क्या है? चित्रकला या प्रतिमाओं का अध्ययन को हम लोग आइकोनोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा चित्रकला या प्रतिमाओं का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, हम दोहरा देते हैं। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है, ईस्ट किण्वन है, चित्रकला प्रतिमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आइकोनोग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा आइकोनोग्राफी चित्रकला या प्रतिमाओं का अध्ययन है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो बताएं उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्य लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य का नाम है धोबिया राय सायरा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया राय सायरा है। हार्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो बताएं हार्टिकल्चर में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो हार्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बताएं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुरीकुपा टुंडला में जो फिरोजाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया राय सायरा है। हॉर्टिकल्चर में पौधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुरीकुपा टुंडला जो फिरोजाबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है, बताएं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। यदि हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। तो याद रखिएगा पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आगे बात करेंगे वंशागति का अध्ययन कहलाता है, तो वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग जेनेटिक्स जो है वंशागति का अध्ययन है। ठीक है। आगे बात करेंगे पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, वहीं वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट को प्रश्न है, कोई भी छोड़ने वाला प्रश्न है। सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और यह इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें जिससे आप समझ पाएँ, अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सके। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आप लोग ध्यान से इसको पूरा देखें और इससे एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाएं।
आगे देखेंगे हम लोग कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बताएं कौन सा रसायन फल को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन जो है फल को पकाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो बताएं उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो संत रविदास नगर जो 1015 किलोमीटर बस इसका क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो संत रविदास नगर जो 1015 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ही वहाँ का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो बताएं उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम कानपुर है। कानपुर में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ। तो बताएं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1947 ईस्वी में। आगे बात करेंगे बकमिस्टर फुलरीन है। तो बताएं बकमिस्टर फुलरीन क्या है। तो बकमिस्टर फुलरीन जो है कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन होती है। ठीक है, कितना होता है? 60 कार्बन होता है। पेनिसिलिन की खोज की गई। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया। तो बताएं पेनिसिलिन की खोज करता कौन है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। आगे देखेंगे रेडियम की खोज किसने की। तो बताएं रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु है। तो बताएं सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर उसका लंबाई बढ़ाए जाने वाले योग्य धातु का क्या नाम है। तो बताएं आप लोग सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है। तो कौन सा है? स्वर्ण है अर्थात गोल्ड है। क्या है? गोल्ड, सोना। ठीक है, स्वर्ण। आगे बात करेंगे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। तो बताएं सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा धातु है। तो बताएं उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है, कौन सा धातु है। तो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। क्या है? चांदी। आगे बात करेंगे फोनोमीटर का उपयोग होता है। तो बताएं फोनोमीटर का उपयोग क्यों होता है, किसके लिए होता है। तो फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापन में होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे हम लोग सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम एल्युमिनियम है। वहीं उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा धातु है। तो याद रखिएगा उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापन में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कार्ब्यूरेटर क्या है। तो कार्ब्यूरेटर क्या है। तो आंतरिक दहन इंजन को हम लोग कार्ब्यूरेटर कहते हैं। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन है। फैथोमीटर क्या है। फैथोमीटर का उपयोग क्या चीज़ में हम लोग करते हैं। तो फैथोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई जांचने के लिए करते हैं। याद रखिएगा कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन है, वहीं फैथोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला मशीन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। याद रखिएगा प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध अर्थात ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध ओम। याद रखने का सिंपल है प्रतिरोध ओम।
आगे बात करेंगे, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। RH गुणक रक्त में होता है, पाया जाता है। RH गुणक जो होता है रक्त के लिए होता है, किलोवाट घंटा विद्युत के लिए होता है। वहीं सेल्सियस जो है ताप के लिए प्रयोग किया जाता है, सेल्सियस ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है बताएं आप लोग, कैरेटोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो बताएं कैरेटोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो सोने की शुद्धता, गोल्ड की शुद्धता, प्योरिटी मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24, कितने 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। तो कैरेटोमीटर के द्वारा हम लोग सोने की शुद्धता पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए होता है। तो याद रखिएगा स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग, ठीक है, याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यह क्या है, यह एक आणविक संरचना है। क्या है, आणविक संरचना। अगला प्रश्न है एम्पियर, तो उत्तर होगा धारा। एम्पियर का प्रयोग धारा में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है, किस राज्य की महिला सबसे कम पढ़ी लिखी है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। यहाँ का साक्षरता दर 52.66% है। कितना, 52.66, 52.66% है, परसेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना किस प्रकार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो बताएं जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना किस प्रकार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तर होगा सामाजिक। सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण का स्तर कैसा है, तो यह चीन से काफ़ी नीचे है भारत का नगरीकरण, ठीक है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। सबसे कम अंतर कहाँ का, किस राज्य के स्त्री पुरुष में है, तो मेघालय के स्त्री पुरुष में साक्षरता अंतर मात्र और मात्र 3.1% है, ठीक है, मेघालय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, यहाँ पूछा गया है पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है तो मेघालय की, ठीक है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है, तो बताएं माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है, तो जन नियंत्रण करके हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। क्या करके, जन नियंत्रण। आगे बात करेंगे, भारत और ब्रिटेन की जनसंख्या में संबंध है, बताएं भारत और ब्रिटेन की जनसंख्या में क्या संबंध है, तो ब्रिटेन की कुल जनसंख्या भारत के नगरों की जनसंख्या से कम है, ठीक है। आगे देखेंगे, महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था, तो कौन सा महाद्वीप जनसंख्या का घनत्व 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, जहाँ पे 18.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, अर्थात 1 किलोमीटर में मात्र और मात्र 18 लोग रहते थे। 2011 की बात है ये। आगे देखेंगे, नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो बताएं नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करेंगे, रॉकेट ईंधन से संबंधित है, तो केरोसिन तेल संबंधित है।
ओजोन से संबंधित है। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति किससे होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। आगे देखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बताएं बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करेंगे बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो बताएं बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, किस राज्य में है भारत के? तो बताएं बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा आप लोग, बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बात करें मेलघाट बाल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो बताएं मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो बताएं नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड जल से भरा हुआ धान के खेत में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो थर्मल पावर स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होते हैं। आगे देखेंगे सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष है। तो बताएं सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना कब हुआ? तो बताएं सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना कब हुई? तो 1989 ईस्वी में 1989 में सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना की गई। याद रखिएगा सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया। आगे देखेंगे हम लोग नंदा देवी जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष है। बताएं नंदा देवी जैव मंडल किस वर्ष स्थापित की गई? तो याद रखिएगा आप लोग, नंदा देवी जैव मंडल 1988 अर्थात 1988 में 1988 ईस्वी में नंदा देवी जैव मंडल स्थल की स्थापना की गई। आगे बात करेंगे नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना कब किया गया? तो बताएं नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना 1986 ईस्वी अर्थात 1986 में किया गया। आगे बात करेंगे नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बताएं नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। आगे बात करेंगे दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बताएं मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र असम में स्थित है। अगला प्रश्न है भरतपुर सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। याद रखिएगा आप लोग, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानकारी होगी। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बताएं आप लोग चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता SL बहुगुणा अर्थात सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न,
नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बताएं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता प्रणेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिवस से है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं आप लोग, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यदि मालूम नहीं है तो आज जानकारी ले लें। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ठीक है, आगे देखेंगे तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताएं, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएं आप लोग, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। आगे बात करेंगे भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताएं आप लोग, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे देखेंगे सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना कब की गई? तो बताएं, सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो सुंदरवन जैव मंडल की स्थापना 1989 अर्थात 1989 में किया गया। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन में सबसे अधिक उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये प्रश्न रिपीटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में उत्पन्न होता है। जल से भरा हुआ धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करेंगे मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। पहले भी प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। आगे देखेंगे ओजोन से संबंधित है। तो बताएं, ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति कौन सा गैस पहुंचाता है? तो CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है रॉकेट ईंधन से संबंधित है। तो केरोसिन तेल। ठीक है, ये सब प्रश्न रिपीटेड हो गया यहाँ पे। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पहले भी बात बता चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का के लिए अच्छा ही है कि फिर से रिवाइज हो रहा है। आगे देखेंगे महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो उत्तरी अमेरिका, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 18.6 व्यक्ति ही रहते थे, निवास करते थे। आगे देखेंगे भारत और ब्रिटेन की जनसंख्या में क्या संबंध है? तो ब्रिटेन की कुल जनसंख्या भारत के नगरों की जनसंख्या से कम है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो माल्थस साहब जन नियंत्रण के लिए मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या बताते हैं? तो जन नियंत्रण करके ही जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार
पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर क्या है? तो कहाँ है? तो मेघालय में है, मात्र और मात्र 3.1% अर्थात 3.1% मात्र और मात्र पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता की अंतर है, जो कि सबसे कम अंतर है पूरे भारत में किसी राज्य में। ठीक है। जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना किस प्रकार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में 52.66%। आगे देखेंगे, एम्पियर धारा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? तो यह एक आणविक संरचना है। आगे देखेंगे, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस चीज़ के लिए, किस में आता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। वहीं कैरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सेल्सियस ताप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं किलोवाट घंटा विद्युत के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और RH गुणक की बात करें तो रक्त में, वही ऊंचाई की बात करें तो अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापा जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हम लोगों ने टॉप 150 प्रश्न किए। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कभी भी GK GS का यह सीरीज का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।